ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 2, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि लिंग यूएफेंग सबके सामने खड़ा होता है और बोलता है, थोड़ी देर में हेवन बेसिन सीक्रेट रियल्म का दरवाजा खुलने वाला है, उससे पहले कुछ बातें समझ लो। वो जगह सिर्फ 50 लोगों को एक साथ ले सकती है, इसलिए हर सेक्ट सिर्फ 5 रिप्रेजेंटेटिव्स भेज सकता है। कौन 5 जाएंगे ये तुम्हारी मर्जी है। अंदर जाने के बाद सिर्फ 2 दिन मिलेंगे, 48 घंटे। उसके बाद सब वापस यहीं टेलीपोर्ट हो जाओगे, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। सिर्फ एक एक्सेप्शन है। लिंग यूएफेंग ठंडी आवाज में बोलता है, और वो है अगर कोई मर गया तो। अब आगे लिंग यूएफेंग सबको आगे बताते हुए समझाता है, ध्यान से सुनो, हेवन बेसिन सीक्रेट रेल्म सिर्फ हजारों ट्रेजर्स और रिसोर्सेज से भरा नहीं है। यह जगह उतनी ही डेंजरस है। अगर तुम बस लालच में आके सेफ्टी को इग्नोर करोगे तो अपनी जान गंवा सकते हो। यह सीक्रेट रेल्म इतना बड़ा है कि आज तक कोई उसका एंड तक नहीं पहुंचा, और हर बार जो लोग इसके अंदर आते हैं उनके लिए यह अलग दिखाई देता है। चाहे तुम पहले यहां गए हो, इस बार तुम्हें बिल्कुल नई दुनिया देखने को मिल सकती है। वो आगे बोलता है, तुम लोग यहां अकेले भी एक्सप्लोर कर सकते हो या ग्रुप में भी, लेकिन असली एक्सपीरियंस लेने के लिए यंगर जनरेशन को अलग चलना होगा और एल्डर्स जनरेशन को अलग। लिंग यूएफएंग की बात सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। जो यंगर जनरेशन अभी तक एल्डर्स की प्रोटेक्शन पर डिपेंडेंट थी, उनके लिए यह ट्रेनिंग का मौका खराब करना और शर्म की बात होती। लिंग यूएफएंग सबको याद दिलाता है, याद रखना, सीक्रेट रेल्म के अंदर साउंड ट्रांसमिशन काम नहीं करेगा। तुम लोग एक दूसरे से वैसे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, और यह जगह सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है, अपनी पुरानी दुश्मनी सेटल करने के लिए नहीं। अगर किसी को लगता है कि वो यहां किसी से बदला लेगा, तो मैं कह देता हूं, ऐसा मत करना। यह ट्रेनिंग का मौका है, खासकर एल्डर्स के लिए। यंगर जनरेशन पर हाथ उठाना तुम्हारे लिए इज्जत खत्म करने जैसा होगा। अगर मुझे पता चला, अंजाम अच्छा नहीं होगा। और जो यंगर डिसाइपल्स ट्रेजर के लिए लड़ेंगे, उनमें चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन एल्डर्स उनमें इंटरफियर नहीं करेंगे। और जितना अंदर जाओगे उतनी डेंजर बढ़ेगी। जो लोग स्ट्रांग नहीं हैं, वो अपनी किस्मत पर ज्यादा भरोसा न करें। सीक्रेट रेल्म में सीजन्स भी फिक्स नहीं होते। कभी तुम्हें स्प्रिंग मिलेगा, कभी समर, और अगर किस्मत खराब हुई तो हार्श विंटर। यह सुन के जो यंगर जनरेशन पहली बार सीक्रेट रेल्म में आने वाले थे, वो सब घबरा के भी ध्यान से बात सुनते हैं। तभी पीछे से झिझी की आवाज आती है। सब मुड़ के देखते हैं तो लिंग यूएफेंग के पीछे हवा हिलती हुई लगती है, जैसे पानी की लहरों जैसी रिपल्स बनती हैं। वो रिपल्स तेज होने लगती हैं और घूमते हुए एक बड़ा सा स्पेस वॉर्टेक्स बन जाता है। हवा तेज आवाज करती है और सब कुछ उस वॉर्टेक्स की तरफ खींचने लगता है। थोड़ी देर बाद वो वॉर्टेक्स रुक जाता है और सामने एक ब्लैक होल खुल जाता है, जो हवा में लटका है और लगभग 3 मीटर चौड़ा है। उस होल के अंदर बस अंधेरा ही दिख रहा था। लिंग यूएफएंग सबको बताता है, यह है एंट्रेंस हेवन बेसिन सीक्रेट रेल्म का। हर बार जब यह खुलता है, एवरेज में 2 या 3 लोग वापस नहीं आ पाते। एंट्रेंस सिर्फ 7.5 मिनट तक खुला रहेगा। जो डर के पीछे हटना चाहता है, अभी लौट जाओ। लेकिन कोई भी वापस नहीं हटा। जो लोग मौत से डरते हैं, वो कभी स्ट्रांग नहीं बन सकते, और रिस्क भी ज्यादा नहीं था। 50 लोगों में सिर्फ 2-3 मरने का चांस था, जो उनके सेक्ट के ट्रेनिंग रिस्क से भी कम था। लिंग यूएफेंग आगे बोलता है, अब हम रैंकिंग टूर्नामेंट के रिजल्ट्स के हिसाब से सीक्रेट रेल्म में एंट्री करेंगे। सबसे पहले ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली के लोग जाएंगे। ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली में सिर्फ छिन वुशंग आगे बढ़ता है। शिया युआनबा की कल्टीवेशन बहुत लो थी, और प्रिंसेस कांग युए को वहां इंटरेस्ट नहीं था। दोनों हेवनली सोर्ड विला में इंजर्ड युनचे का ख्याल रखने के लिए रुके थे। फेन जुएचेंग गुस्से से बोलता है, जैसा सोचा था वो आया ही नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हुआ। फेन जुए भी, जो युनचे से मार खा के आधा ही रिकवर हुआ था, धीरे से कहता है, चिंता मत कर, जब सीक्रेट रेल्म खत्म होगा और हम हेवनली सोर्ड विला छोड़ेंगे, मैं उसे मार दूंगा। चाहे मेरी स्ट्रेंथ अब आधी हो, यह मौका नहीं छोड़ सकता। फेन जुएचेंग धीरे बोलता है, सीक्रेट रेल्म के अंदर किसी को मारना आसान है, बाहर एविडेंस छोड़ना मुश्किल होता, लेकिन यहां कोई सबूत नहीं मिलेगा। और युनचे अब ब्लू विंड एम्पायर का हीरो बन गया है, उसे बाहर मारना नामुमकिन होगा। बस यही मौका है। तभी कोई दूर से चिल्लाता है, हे पैलेस चीफ चिन, रुको, मेरा इंतजार करो। सब देखते हैं तो युनचे भागता हुआ आता है। उसका चेहरा पेल था, सांस तेज थी, और शरीर पे बैंडेज के निशान। वो लगभग सिर्फ 20-30% स्ट्रेंथ में था। चिन वुशंग हैरान होकर बोलता है,
युनचे, तुम यहां कैसे? युनचे हाथ उठा के कहता है, चिंता मत करो पैलेस चीफ चिन, मैं 60-70% रिकवर हो गया हूं और थोड़ी प्रोफाउंड एनर्जी भी वापस आ गई है। यह मौका इतना रेयर है कि चाहे मुझे रेंग के आना पड़ता, मैं मिस नहीं करता। लिंग यूएफेंग समझाता है, युनचे, सीक्रेट रेल्म उतना आसान नहीं है, बहुत डेंजर है, अपनी हेल्थ को ज्यादा फोर्स मत करना। युनचे सिर हिला के बोलता है, धन्यवाद विल्ला मास्टर लिंग। वो लिंगजे को देखते ही उसका मैं प्रोटेक्ट करूंगा वाला सिग्नल समझ जाता है। चू युएचन एक नजर डाल के तुरंत दूसरी तरफ देख लेती है। फिर युनचे चिनवुशंग के साथ सीक्रेट रेल्म में चला जाता है। फेन जुएचेंग एक स्मर्क के बोलता है, हेवेन ने रास्ता दिया था लेकिन तूने खुद जहन्नुम चुना। जैसे ही युनचे अंदर घुसता है उसे वही महसूस होता है जो ड्रैगन गॉड ट्रायल ग्राउंड्स में हुआ था, यानी स्पेस ट्रैवल वाली फीलिंग। थोड़ी देर में सब ठीक लगता है लेकिन एकदम ठंडी हवा उसे कांपने पर मजबूर कर देती है। वो आंखें खोलता है और सामने का मंजर देखकर रुक जाता है। चारों तरफ बोन चिलिंग हवा, आसमान से बर्फ उड़ रही है। सामने बस बर्फ से ढकी हुई आइस फील्ड जो आंख के कोने तक फैली हुई है और दूर दूर तक बर्फ के पहाड़ जो बादलों को छूते हैं। ठंडी हवा से उड़ी हुई बर्फ का हर टुकड़ा चेहरे पे पड़ते ही चुभन देता है। अगर कोई कम कल्टीवेशन वाला यहां होता वो तो सिर्फ हेल के टुकड़ों से खून से भर जाता। युनचे धीरे से बोलता है, ये हेवन बेसिन सीक्रेट रेल्म है। चिनवुशंग भी उतना ही हैरान लगता है। पीछे वॉर्टेक्स से और लोग आते रहते हैं और सबका शौक और भी ज्यादा होता है। कोई भी नहीं सोच सकता था कि यह जगह इतनी बर्फ से भरी होगी। सबसे लास्ट में लिंग यूएफेंग आता है और यहां का नजारा देख के बोलता है, लगता है इस बार हम बहुत अनलकी हैं। यह हार्श विंटर सीजन सबसे डेंजरस है, लेकिन फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के लोगों के लिए यह एडवांटेज है। चू युएचन बिना कुछ कहे आगे बर्फ में गायब हो जाती है, जैसे वो बर्फ का हिस्सा हो। चू युएली भी उसके पीछे चली जाती है। लिंग यूएफेंग भी एल्डर्स के साथ अलग अलग डायरेक्शंस में उड़ के चला जाता है, क्योंकि एल्डर्स और यंगर जनरेशन के एरियाज अलग होते हैं। अब सिर्फ यंगर जनरेशन बची। हर सेक्ट के कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 डिसाइपल्स थे। सिर्फ ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली में युनचे अकेला था। वो ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि सब उसके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन की वजह से वो उनके लिए बर्डन बन जाता है। लिंग यूएफेंग जैसे ही गया, लिंग जे तेज कदम भर के युनचे के पास आता है। वो कहता है, बॉस क्या बोलते हो, ग्रुप बना लेते हैं। पहली बार है कि मैं यहां आ रहा हूं, लेकिन मेरे डैड ने मुझे इस जगह के बारे में बहुत कुछ बताया है। तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए परेशानी खड़ी नहीं करूंगा। वैसे वो कहता है कि मैं तेरे लिए परेशानी खड़ी नहीं करूंगा, पर असल में उसका मकसद युनचे को प्रोटेक्ट करना था। युनचे की हालत देख के उसे अकेला घूमने देना बहुत रिस्की होता। युनचे उसके प्यार भरे इरादे से थोड़ा पिघलता है, पर हाथ हिला के कहता है, नहीं, यह ट्रेनिंग का मकसद ही है, अकेले एक्सप्लोर करना है और तुझे भी लिटिल जाए अकेला एक्सप्लोर करना चाहिए। तेरी टैलेंट अच्छी है, तेरा सोर्ड इंटेंट और सोर्ड हार्ट फर्स्ट क्लास है, पर तू हमेशा हेवनली सोर्ड विला के अंदर ही रहा है। तुझे सबसे ज्यादा जरूरत है असली डेंजरस सिचुएशंस में ट्रेनिंग की। अगर तू मेरे साथ रहा, तेरी ट्रेनिंग का फायदा बहुत कम हो जाएगा। लिंगजे बेचैन होकर बोलता है, पर युनचे उसकी दाढ़ी पकड़ता है। ऑफ कोर्स जो अभी तक आई नहीं थी। वो बोलता है, पर कुछ नहीं, तू खुद माना था ना कि तू मेरा छोटा भाई है, तो फिर मेरी पहली बात नहीं सुनेगा। लिंगजी थोड़ा कंफ्यूज हो कि सिर खुजाता करता है, फिर मजबूरी से बोलता है, ठीक है बॉस, तू बस संभल के रहना। मेरे डैड जो बोल रहे थे अभी, वो सिर्फ डरा नहीं रहे थे। युनचे हल्का सा मुस्कुराता है, कपड़े के कोने को खींच के दिखाता है और बोलता है, चिंता मत कर, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। देख, मैं ड्रैगन स्केल आर्मर पहना हूं। ड्रैगन के स्केल्स की पतली लेयर से बनी ये आर्मर ठंडी भी नहीं लगती और ना ही भारी, और पहनने वाले के बॉडी के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाती है। ये असली में एक लाइफ सेविंग टूल था। जैसे ही युनचे ने वो आर्मर दिखाया, आसपास के कई लोगों की नजरें लालच और जलन से भर गईं। लिंगजी फिर लिंगयुन की तरफ मुड़ के बोलता है, भाई, बॉस बोल रहा है कि मैं अकेला जाऊं तो मैं जा रहा हूं। बॉस, तू संभल के रहना, वरना मेरी ब्यूटीफुल प्रिंसेस सिस्टर अकेली रह जाएगी। ठीक है, मैं चला। वो सेलेस्टियल यांग सोर्ड निकालता है और स्टाइल से आगे बढ़ जाता है। लिंगयुन थोड़ा युनचे की तरफ देखता है, फिर उसकी नजर अनजाने में श्या किंगयू की तरफ चली जाती है। वो उसके पास जाके पोलाइटली बोलता है, श्या फेरी, क्या तुम ग्रुप बनाना चाहोगी? मैं यहां 3 साल पहले आया था तो थोड़ा फेमिलियर हूं। यह जगह बहुत डेंजरस है,
पर अगर हम साथ चलेंगे तो ज्यादा दूर तक जा सकते हैं और खतरे को इजीली हैंडल कर सकते हैं। अगर हम कोई ट्रेजर ढूंढ लेते हैं तो तुम्हें पहला राइट मिलेगा चुनने का। क्या कहती हो? थोड़ा दूर फेन जुएचेंग और शाओ क्वांग्यू अजीब एक्सप्रेशन से देखते हैं। उन्हें याद था पिछली बार लिंग युन अकेला चला गया था, किसी को साथ लेने का चांस नहीं दिया था, और अब वो खुद किसी को ग्रुप में लेने की गुजारिश कर रहा था। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि उसका असली मकसद क्या था। शिया किंगयू बिना झिझक के बोलती है, मैं तुम्हारा शुक्रिया करती हूं, पर मैंने पहले ही डिसाइड किया है कि वो अकेली चलेगी। लिंग युन को जिंदगी में पहली बार किसी ने सीधा मना किया, फिर भी वो शांत रहता है, सिर हिलाता है और कहता है, ठीक है शाफेरी, तुम संभल के रहना। और बिना कुछ और बोले वो भी अकेला चला जाता है। उसकी सिलुएट यानी फिगर बर्फ के तूफान में गायब हो जाती है। लिंग युन को मना होते देख के शाओ क्वांग्यू जो पहले ट्राई करना चाहता था वो भी हिम्मत हार जाता है। बाकी कोई पास भी नहीं आता। शाओ सेक्ट मास्टर का बेटा शाओ क्वांगले भी हिम्मत नहीं कर पाता। शिया चिंगयुए की स्ट्रेंथ रैंकिंग टूर्नामेंट में सबसे ऊपर थी। ये सारे बड़े सेक्ट्स के डिसाइपल्स उसके सामने सिर भी नहीं उठा पा रहे थे। युनचे अकेला आसपास देखता है, बिना किसी को ग्रीट किए एक रैंडम डायरेक्शन में आराम से चल पड़ता है। और वहीं शुई वुशुआंग और वू सुएक्सिन शिया किंगयू से बोलते हैं, जूनियर सिस्टर शिया, हम चलते हैं, तुम ध्यान रखना। शिया किंगयू सिर हिलाती है, उन्हें जाते देखती है और अनजाने में युनचे की डायरेक्शन में देखती है। उसकी आंखों में एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिख के गायब हो जाता है। फिर वो भी अकेली नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चल पड़ती है। कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। पूरा जगह बर्फ से ढका हुआ था। सिर्फ एक चीज डायरेक्शन बताने के काम आ रही थी, वो बड़ी सी आइसी माउंटेन जो बादलों तक पहुंच रही थी। युनचे अपने बॉडी के आसपास प्रोफाउंड एनर्जी घुमा रहा था, पर फिर भी वो कांप रहा था। वो थोड़ा शिकायत करते हुए बोलता है, यहां हर जगह बस बर्फ ही बर्फ है। जो हेवन बेसिन है उसका तो शैडो भी नहीं दिख रहा, और यहां हेवन क्वालिटी आइटम्स अगर हैं भी तो वो सब बर्फ के नीचे कब के दबा दिए गए होंगे। उफ, कितनी ठंड है। 1 घंटे से ज्यादा चलते हुए उसने सिर्फ बर्फ का डेजर्ट यानी मैदान देखा, न कोई ट्रेजर, न कोई प्रोफाउंड बीस्ट। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर सोचता है, ये रेयर ट्रेजर्स ढूंढने आया था या सिर्फ ठंड में तड़पने। जैस्मिन धीरे से अपने आप से बोलती है, ये छोटा वर्ल्ड सच में अजीब है। युनचे पूछता है, अजीब? जैस्मिन समझाती है, ये वर्ल्ड इंसान ने बनाया है, बहुत हाई लेवल पावर से बना है और बहुत पुराना है। इसलिए अगर यहां कुछ हेवन ग्रेड ट्रेजर्स हैं तो वो अजीब नहीं। अजीब यह है कि ये छोटा वर्ल्ड इस जगह पे है ही क्यों। इस प्लेन की स्ट्रेंथ से ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना मुमकिन नहीं। युनचे बिना इंटरेस्ट के बोलता है, शायद कोई बहुत पुराना पावरफुल एक्सपर्ट छोड़ गया होगा। जैसे ही वो आगे चलता है वो पूछता है, जैस्मिन, अभी मेरे पीछे कितने लोग आ रहे हैं? जैस्मिन सीधा बोलती है, 4। युनचे थोड़ा चौंकता है, क्या 4? जैस्मिन ठंडी आवाज में कहती है, तेरे आसपास तुझे मारने वाले कभी कम नहीं होंगे, सोचा है क्यों? युनचे उंगली हिला के मुस्कुराता है, वो लोग मेरे दुश्मन नहीं हैं, वो बस स्टेपिंग स्टोन्स हैं जो खुद ही मौत ढूंढ रहे हैं। जैस्मिन बताती है, उन 4 में से 3 तुझे मारने आए हैं, पर एक शायद तुझे बचाने आया है। युनचे हैरान होकर पूछता है, बचाने? कौन? जैस्मिन कहती है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। युनचे चलना धीमे कर देता है, फिर बोलता है, जैस्मिन, मुझे थोड़ी देर में तेरी हेल्प चाहिए एक आदमी को मारने के लिए। जैस्मिन बिना रुके बोलती है, ठीक है। युनचे हैरान हो जाता है क्योंकि जैस्मिन हर बार जब अटैक करते हुए अपनी कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल करती है तो उसका गोडली पॉइजन उसे नुकसान पहुंचाने लगता है, और नॉर्मली वो बिना मजबूरी के हेल्प नहीं करती। वो पूछता है, अरे कोई कंडीशन तो नहीं है? जैस्मिन ठंडी आवाज में कहती है, ऑफ कोर्स है। तू जानता है तेरी बॉडी की हालत क्या है। ये छोटा वर्ल्ड लोगों को मारने के लिए परफेक्ट है। तुझे भी पता है कौन तुझे यहां मारने की कोशिश करेगा, और तू फिर भी यहां आया सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैं हेल्प नहीं करूंगी तू मर जाएगा, और उसका मतलब मैं भी मरूंगी। फिर वो बहुत सीरियस टोन में बोलती है, तू हमेशा कहता था कि तू मेरी पावर पर डिपेंडेंट नहीं होगा, पर तू हर बात में मेरी पावर को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने लग गया है। जब मैं अपनी पावर इस्तेमाल करती हूं, पूरी प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में तुझे कभी रिस्क का सामना नहीं करना पड़ता, पर यह सोच तेरी ग्रोथ को रोकेगी। युनचे थोड़ा मान लेता है, क्योंकि अगर जैस्मिन ना होती तो वो अपनी हालत में हेवन बेसिन सीक्रेट रेल में आता ही नहीं। फेन जुएचेंग से ज्यादा
उसे मुतियन बै से खतरा महसूस हो रहा था, जो हेवनली स्पीयर थंडर फायर फोर्ट्रेस का मास्टर था और छिन वुशंग के बराबर स्ट्रांग था। जैस्मिन बोलती है, मैं सिर्फ एक लास्ट बंदे को मारूंगी, उसके बाद मैं अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को लंबे समय के लिए सील करके स्काई पॉइजन पर्ल के अंदर सिर्फ अपने पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने पे ध्यान दूंगी। फ्यूचर में तुझे हर काम अकेला करना होगा, मुझसे हेल्प की उम्मीद मत रखना। युनचे का दिल हिलता है। वो बोलता है, ये इतना एक्सट्रीम क्यों? अगर मैं किसी ऐसे डेंजर में फंस गया जो संभाल ना पाया, अगर मैं मर गया तो तू भी मर जाएगी। क्या तुझे डर नहीं? जैस्मिन गुस्से से बोलती है, स्काई पॉइजन पर्ल में चिपकने के बाद से हर बार जब मैं फोर्सफुली पावर यूज करती हूं, पॉइजन फ्लेयर होता है, यानी कंट्रोल से बाहर होता है। जब से मैं तुझसे मिली हूं, पॉइजन ज्यादा निकला ही नहीं। रोज रोज पॉइजन फ्लेयर सहने से अच्छा है कि सब खत्म हो जाए। युनचे कुछ सोचता है, फिर धीरे से सिर हिलाता है। ठीक है, मैं समझ गया और मैं तेरे फैसले से पूरी तरह अग्री करता हूं। इतने में बर्फ के मैदान में दो फिगर दिखाई देते हैं। युनचे उन्हें पहचान के हंसते हुए आगे बढ़ता है, जैसे पुराने दोस्त मिल गए हों। वो जोर से बोलता है, अरे ये तो बर्निंग हेवन क्लैन के यंग क्लैन मास्टर और ज्वेबी भाई हैं। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? इस बाउंडलेस हेवन बेसिन में मिलना? इससे ज्यादा हेवन फेटेड डेस्टिनी क्या हो सकती है? फेन ज्वेबी जैसे ही युनचे को देखता है, वो लगभग हंस पड़ता है। आंखों को छोटा करके वो फेन ज्वेचेंग के साथ धीरे धीरे उसकी तरफ आता है और कहता है, वाह क्या इत्तेफाक है कि हम इस बर्फ के रेगिस्तान में मिल गए। पर तेरी हालत तो अच्छी नहीं लग रही। इतना चल के बस यहां तक आया है, लगता है पिछले छोटों से तू अभी ज्यादा रिकवर नहीं हुआ। फेन ज्वेचेंग ठंडी आवाज में बोलता है, इससे ज्यादा बकवास की जरूरत नहीं। वो युनचे की तरफ ठंडी नजर से देख के कहता है, युनचे तुझे सच में लगता है कि यह मिलना बस एक कोइंसिडेंस है? युनचे थोड़ा ड्रामा करके रुकता है, फिर अचानक बोलता है, ओह समझा, तुम्हें लगता होगा यह जगह बहुत डेंजरस है और तुम मेरे साथ ट्रैवल करना चाहते हो। अरे कोई दिक्कत नहीं। फेन ज्वेचेंग डार्क स्माइल के साथ बोलता है, नहीं, हम बस तुझे एक जगह भेजने आए हैं, साथ चलने की जरूरत नहीं। युनचे थोड़ा बेचारा बनते हुए पूछता है, कहां भेजने आए हो? फेन ज्वेचेंग हंस के बोलता है, मौत के पास। इतना कहते ही उसके हाथ में एक डार्क लाल रंग का लॉन्ग सोर्ड चमक उठता है, जो तेज किलिंग इंटेंट छोड़ रहा था, सीधा युनचे की तरफ पॉइंट किया हुआ। युनचे की आंखों में एक पल के लिए डर का रंग आता है। वो तेज कदम पीछे हट के बोलता है, हल्की हकलाई के साथ, ये यंग बर्निंग क्लैन मास्टर, हमारे बीच न कभी कोई दुश्मनी थी न कोई बैर। ये सब क्या है? फेन ज्वेबी जोर से हंस के बोलता है, दुश्मनी नहीं? कितना मासूम है तू। चल, तू मरने ही वाला है तो बता देता हूं क्यों तुझे मारना है। रैंकिंग टूर्नामेंट में तूने मुझे बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। सिर्फ बेइज्जती की बात होती तो छोड़ देता, पर ब्लू मून प्रिंसेस, जो मेरे बड़े भाई को पसंद है, उसे छूने की हिम्मत तूने की। तुझे मौत का मतलब ही नहीं पता। युनचे आंखें फाड़ के नकली हैरानी से बोलता है, अरे ये तो हो ही नहीं सकता। प्रिंसेस कांग, ये तो मेरी वाइफ जैसी है। इतने सालों में उसने कभी नहीं कहा कि वो तुम में इंटरेस्टेड हैं। शायद ये सिर्फ तुम्हारे दिल की ख्वाहिश है। मेरी प्रिंसेस कांग युए तो तुम्हें देख के भी नहीं रुकती। मतलब तुम्हारी चाम ही काम नहीं करती। इसमें मेरा क्या कसूर? फेन ज्वेचेंग का चेहरा लाल हो जाता है। गुस्से से उसकी भौहें तिरछी हो जाती हैं। पर युनचे बिना रुके बोलता है, और सोच, अगर तुम मुझे मार भी दोगे, क्या मिलेगा? सच बोलूं तो यंग बर्निंग क्लैन मास्टर, तुम मेरी कांग युए के लायक हो ही नहीं। वो ब्लू विंड एम्पायर की राजकुमारी है। उसकी इज्जत और स्टेटस के सामने पूरे एम्पायर में कोई लड़की नहीं। और तुम सिर्फ एक यंग क्लैन मास्टर। राजकुमारी तो सिर्फ एक है, पर यंग क्लैन मास्टर्स तो हर गली के पत्थर की तरह बिखरे पड़े हैं। ये तो सफेद हंस और काला कौवा जैसी कहावत होगी। और चेहरे की बात करें, मेरी कांग युए तो खूबसूरत फेरी लगती है। तुम्हें देखो, गधे का चेहरा, बंदर की नाक, बैल का सिर, घोड़े का मुंह और ऊपर से पूरा चेहरा बुरी हवा से भरा हुआ। सिर्फ अगली नहीं, तुम्हारे चेहरे से मेरी लाइफ हर पल छोटी हो रही है। मैं भी तुम पर तरस खाता हूं। वो फिर आगे बोलता है, अचीवमेंट्स की बात करें तो मैं सिर्फ 17 साल का हूं, पर मैंने अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के लेवल 3 के एक्सपर्ट को हरा दिया और रैंकिंग टूर्नामेंट में पहला आया। तुम 23-24 साल के हो, पर लगता है अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के लेवल 2 पर अटके हो। यह गैप तो बहुत बड़ा है। और हां, कुछ दिन पहले मैंने सुना हैप्पी मैरिज कोर्टयार्ड की लिटिल रेड, लिटिल ग्रीन और लिटिल पर्पल बोल रही थी
कि यंग बर्निंग क्लैन मास्टर का नीचे वाला पप्पू छोटा है, सिर्फ आधा इंच का है और बस उंगली जितना मोटा है। टिस्क टिस्क। इस हालत में कोई 40 साल की विधवा आंटी भी तुम्हें नहीं चाहेगी। मेरी कांग युए की बात तो छोड़ ही दो। फेन ज्वेचेंग, जो हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर समझता था, अब युनचे की गालियां और उल्टी सीधी बातें सुन के पूरा गुस्से से फट पड़ता है। उसका चेहरा सुअर के पिछवाड़े जैसा लाल हो जाता है और वो जोर से गरजता है, तू मरना चाहता है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी तलवार पर नीली आग जल उठती है जो सीधा युनचे के सीने को निशाना बनाती है। उसका अर्थ प्रोफाउंड रेल्म का पावर ऐसा था कि आसपास की बर्फ तुरंत भाप बन जाती है, नीचे की मोटी बर्फ भी पिघल जाती है। पर युनचे के होंठों पर ठंडी मुस्कान आती है। वो ड्रैगन फॉल्ट हेवी सोर्ड को पकड़ के एक ही वार में फेन ज्वेचेंग की फ्लेमिंग ब्लेड पर जोर से गिरा देता है। धड़ाम। नीली आग हर तरफ छोड़ जाती है, बर्फ 10-10 फुट ऊपर उड़ जाती है और पूरी नजर धुंध से भर जाती है। फेन ज्वेचेंग का पूरा जिस्म हिल जाता है, दोनों हाथ सुन्न हो जाते हैं और उसकी तलवार उड़ के दूर गिर जाती है। तभी फेन ज्वेबी की दर्द भरी चीख गूंजती है। जैसे ही बर्फ नीचे जमीन पर बैठी, युनचे ड्रैगन फॉल्ट पकड़े खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। उसके पैर के नीचे फेन ज्वेबी का जिस्म दबा हुआ था। ड्रैगन फॉल्ट का 4000 किलो का वजन और युनचे का पैर दोनों मिलके उसे दबा देते हैं। फेन ज्वेबी की आंखें उलट जाती हैं, चेहरा हरा पड़ जाता है और वो दर्द से चिल्लाता है। फेन ज्वेचेंग का चेहरा बदल जाता है। वो हैरान होकर बोलता है, तेरी चोटें एक्चुअली में। युनचे उसकी बात काट के बोलता है, बिल्कुल सही, मैंने सब नकली दिखाया। वो अपना पैर फेन ज्वेबी की कमर पर दबा देता है, जो सुअर की तरह चीखने लगता है। युनचे आगे बोलता है, बस कुछ चूतियों का वेट कर रहा था जो अपनी मौत खुद मेरे सामने ले आए। ग्रेट वे ऑफ द बुदा की वजह से युनचे की बॉडी जल्दी हील हो गई थी। उसका 70% प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन वापस आ गया था। फेन ज्वेचेंग को सीधा हराना मुश्किल था, पर चोटों से टूट चुके फेन ज्वेबी को दबाना आसान था। फेन ज्वेचेंग को डराना ही काफी था। उसे पता था कि युनचे ने सिया चिंगयुए जो अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के लेवल 3 को हरा दिया है, तो उसका लेवल 2 का स्ट्रेंथ बेकार है। फेन ज्वेचेंग गुस्से से बोलता है, इम्पॉसिबल, तेरी चोटें बहुत बड़ी थीं, तेरी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ 0 हो गई थी। 5 दिन में रिकवर कैसे? और तुझे पता कैसे था कि मैं तुझे मारने आ रहा हूं? युनचे ठंडी हंसी में बोलता है, इसलिए तो कहता हूं, यंग बर्निंग क्लैन मास्टर बस एक चूतिया और बेवकूफो है जो खुद को अकलमंद समझता है। ये हेवन बेसिन सीक्रेट रेल्म क्लोज होते ही सब ट्रेसेस गायब हो जाएंगे। तुम दोनों के लिए ये किसी को मारने का परफेक्ट जगह है, लेकिन मेरे लिए भी है। जिसे मैं मारना चाहता हूं उसे कभी माफ नहीं करता। और शुरू करते हैं तुम्हारे इस बेचारे छोटे भाई से। वो अपना प्रेशर और बढ़ा देता है। फेन ज्वेबी की चीख और तेज हो जाती है। उसके अंदर के ऑर्गन्स हिल जाते हैं। फेन ज्वेचेंग दांत कस के बोलता है, हिम्मत है तो मार के दिखा। हम हेवन बेसिन सीक्रेट रेल्म के अंदर आने से पहले ग्रेट एल्डर ने इसके बॉडी पर एक स्पेशल सोल इम्प्रिंट लगाया था। अगर ये मर गया, ग्रेट एल्डर तुरंत जान लेगा किसने मारा। तब तुम और तुमसे जुड़े हर इंसान को बर्निंग हेवन क्लैन के हाथ सबसे खौफनाक मौत मिलेगी। फेन ज्वेबी भी डर के कांपते हुए बोलता है, हाँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने हिम्मत की, ग्रेट एल्डर को पता चल जाएगा। तुम नहीं मार सकते। जैस्मिन की आवाज युनचे के दिमाग में गूंजती है, ये बात सच है। दोनों के बॉडीज पर डिटेक्शन इम्प्रिंट है। अगर वो मर गए, जिसने इम्प्रिंट लगाया है उसे तुरंत पता चल जाएगा किसने मारा। युनचे का चेहरा बदले बिना वो फेन ज्वेचेंग की तरफ ठंडी मुस्कान के साथ देखता है और बोलता है, तुम्हें लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा? तुम्हारे बर्निंग हेवन क्लैन से? और बिना किसी रहम के ड्रैगन फॉल्ट को फेन ज्वेबी की दाएं पैर पर गिरा देता है। क्रैक, हड्डी टूटने की आवाज गूंज उठती है। फेन ज्वेबी की चीख भूत की चीख और भेड़िए के हाउल जैसी लगती है, जो बर्फ की आंधी के बीच भी दूर तक गूंज जाती है। फेन ज्वेचेंग की आंखों में होश उड़ जाता है। उसने नहीं सोचा था युनचे इतना रूथलेस होगा। फेन ज्वेबी के दोनों हाथों के जॉइंट्स क्रैक करते हैं। उसकी चीख उसका चेहरा बिगाड़ देती है। युनचे फिर से मुस्कुराता है और स्नैप, उसकी लेफ्ट पैर भी तोड़ देता है। फेन ज्वेबी की चीख से पूरी जगह कांप उठती है। युनचे अपना सर उठाता है। उसके चेहरे पर एक स्नीयर और प्रोवोक करने वाली स्माइल है। फेन ज्वेचेंग के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। वो पीछे हट के जोर से चिल्लाता है, फोर्ट्रेस मास्टर मूव, तुम क्या कर रहे हो? अब तक अटैक क्यों नहीं किया? तभी युनचे के ऊपर की तरफ बर्फ का तूफान अचानक फट जाता है। केओटिक बर्फ के बीच एक सिल्वर कलर्ड स्पीयर बिजली की तरह छेद कर आता है,
जो आसमान को बीच से काट के आता है, जैसे बर्फ से भरे आसमान पर एक चमकता हुआ सिल्वर लाइन खींच दिया हो। वो स्पीयर ऐसी मौत की ओर लाता है कि युनचे के बाल खड़े हो जाते हैं, पर उसका चेहरा शांत रहता है। उसके होठों पर एक ईविल स्माइल आता है और ड्रैगन फॉल्ट को नीचे गिरा के जमीन पर जोर से मारते हुए बोलता है, बूम! बर्फ हवा में उड़ जाती है। फेन ज्वेबी का जिस्म भी हवा में उछल जाता है। उसके रिएक्ट करने से पहले उसके सीने को वो सिल्वर स्पीयर सीधा छेद देता है। स्काई प्रोफाउंड एक्सपर्ट का यह घातक स्ट्राइक इतना टेरिफाइंग था कि फेन ज्वेबी चिल्लाने से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसका जिस्म 10 टुकड़ों में फट के बर्फ में बिखर जाता है। सिल्वर स्पीयर युनचे के स्टार गॉड ब्रोकन शैडोज के आफ्टर इमेज को छेद के जमीन में गहरा तक घुस जाता है। सीन शिफ्ट होता है हेवन बेसिन सीक्रेट रेल्म के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। बूम! एक बड़ा पहाड़ जोर से फट के बिखर जाता है। बर्फ और आइस के नीचे दबे हुए बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के टुकड़े अलग हो जाते हैं। पिछले लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो हेवन बेसिन सीक्रेट रेल्म में आए थे, उन्होंने देखा था कि ऐसे पहाड़ों के नीचे अक्सर अजीब तरह के पत्थर मिलते हैं। लेकिन पहाड़ तोड़ने के बाद फेन मोली आगे नहीं बढ़ता। उसका पूरा शरीर एकदम से थरथराता है और वो वहीं पर जम जाता है। उसके चेहरे पर एक भयानक और अगली एक्सप्रेशन आता है। उसके साथ खड़ा एक मिडिल एज्ड आदमी तुरंत पूछता है, ग्रेट एल्डर, क्या हुआ? फेन मोली का चेहरा और ज्यादा डार्क और गुस्से से भर जाता है। उसके शरीर से निकलता हुआ गुस्सा और खून से भरा हुआ ऑरा उस आदमी को डरा देता है। काफी देर चुप रहने के बाद वो धीरे से बोलता है, ज्वेबी मर गया। क्या? वो मिडिल एज्ड आदमी जोर से चीखता है। हेवन बेसिन सीक्रेट रेल्म में घुसे हुए उन्हें 2 घंटे भी नहीं हुए थे और अभी तक उन्हें कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिला, पर यह खौफनाक खबर मिल गई। वो घबरा के पूछता है, ग्रेट एल्डर, आपने ज्वेबी के शरीर पर सोल इम्प्रिंट छोड़ा था। आखिर कौन इतना हिम्मत वाला है जो ज्वेबी को मार दिया? फेन मोली दोनों मुट्ठी घुमा के जोर से बंद करता है, इतना जोर से कि उसके हाथ की हड्डी तक टूटने वाली लगती है। अचानक वो जोर से घूंसा मार के अपने सामने के छोटे पहाड़ को एक ही बार में उड़ा देता है। पर्पल फ्लेम्स का एक जोर का धमाका होता है और वो गुस्से से दहाड़ता है, मू तियनबे, न तुम्हारा बर्निंग हेवन क्लैन से कोई दुश्मनी थी, न कोई झगड़ा, फिर भी तुमने ऐसा घिनौना काम किया। 1 महीने के अंदर मैं तुम्हारे हेवनली स्पीयर थंडर फायर फोर्ट्रेस को जमीन से मिटा दूंगा, हमेशा के लिए। दूसरी तरफ मू तियनबे हवा से नीचे उतरता है। जमीन पर फेन ज्वेबी का टुकड़े टुकड़े हुआ शरीर बिखरा पड़ा है। उसका शरीर कांपता है, चेहरा ऐसा लगता है जैसे उसने कोई गंदा मांस निगल लिया हो। फेन ज्वेचेंग का चेहरा और भी ज्यादा बिगड़ चुका है। जो पहले हैंडसम और परफेक्ट था, वो अब इतना बिगड़ गया है कि उसकी अपनी मां भी पहचान नहीं पाती। फेन ज्वेबी मर गया, और वो युनचे के हाथ से भी नहीं, बल्कि मू तियनबे के अटैक से, जो असल में युनचे के लिए था। बैंग 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 तालियों की आवाज गूंजती है। युनचे एक चेहरे पर मजाक और हंसी के साथ मू तियनबे की तरफ देखता है और बोलता है, फोर्ट मास्टर मू, वाह, आप सच में हेवनली स्पीयर थंडर फायर फोर्ट्रेस के फोर्ट मास्टर के लायक हो। आपका स्पीयर स्ट्राइक एकदम कमाल का था, तेज, परफेक्ट और सबसे अलग। मुझे नहीं पता था कि आप अभी भी यंग फोर्ट मास्टर मू वाले क्लैश का गुस्सा रखे हुए हो और मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। आपने सिर्फ मुझे नीचे गिरते हुए नहीं मारा, बल्कि बर्निंग हेवन क्लैन के दूसरे यंग मास्टर को भी खत्म कर दिया। मैंने सुना है कि फेन ज्वेबी के शरीर पर फेन मोली का छोड़ा हुआ सोल इम्प्रिंट था। अभी इस वक्त फेन मोली को पता चल गया होगा कि आपने एक स्पीयर स्ट्राइक में उनके दूसरे यंग मास्टर की धज्जियां उड़ाकर मार दिया। शायद वो गुस्से में पागल हो रहा होगा। हा 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 हा। युनचे ये बोल के पागलों की तरह हंसता है। मू तियनबे का चेहरा सफेद से काला और काले से सफेद हो जाता है। उसका गुस्सा इतना बढ़ता है कि लगता है उसका पेट फट जाएगा। वो गुस्से से चीखता है, छोटे जूनियर, यंग बर्निंग क्लैन मास्टर, तुम्हारे साथ ये सब ठीक करेगा। तुम मौत के करीब हो और फिर भी हंसते हो। अभी देख, मेरी एक स्ट्राइक तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ देगी। मू तियनबे गुस्से में युनचे की तरफ लपकता है। उसका हाथ एक बड़े पंजे की तरह युनचे के सिर पर जाता है। युनचे बिना हिले खड़ा रहता है और मू तियनबे के हाथ को मजाक भरी नजर से देखता है। इससे मू तियनबे का दिल एकदम से हिलता है। उसका स्पीड धीमा पड़ता है। तभी एक ठंडी हवा अचानक से उस पर हमला करती है। बर्फ के नुकीले टुकड़े उसकी आंखों की तरफ उड़ते हैं। मू तियनबे तुरंत रुक के उन्हें रोकता है। ये आइसिकल्स थे जो एकदम हड्डी जमाने वाली ठंड छोड़ रहे थे। उसी वक्त एक लंबी सफेद रिबन हवा में से निकल के युनचे की कमर लपेट लेती है और उसे खींच के ले जाती है।
रिबन के दूसरे छोर पर एक ब्यूटीफुल, नाजुक और सफेद कपड़े वाली लड़की होती है जो और कोई नहीं, सिया किंगयू थी, युनचे। सिया किंगयू को देखकर हैरान होता है। वो उसका नाम लेता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जैस्मिन जिस चौथे फॉलोअर की बात कर रही थी वो असली में सिया किंगयू होगी। सिया किंगयू बिना वक्त गंवाए बोलती है, एक शब्द भी मत बोलो, जल्दी चलो, यहां से निकलते हैं। वो युनचे को पकड़ के तेज रफ्तार से बर्फ और हवा के तूफान में आगे निकल जाती है। दूसरे प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स के लिए यह जगह मुश्किल है, पर सिया किंगयू बर्फ और आइस की एनर्जी वाली कल्टीवेशन करती थी, जिसके वजह से उसे कोई परेशानी नहीं थी। वो युनचे को लेकर एकदम फास्ट भागती है। मू तियनबे उन्हें देख लेता है पर पीछा नहीं करता। उसका चेहरा बदलता रहता है। तभी फेन जुएचेंग चीख के बोलता है, फोर्ट मास्टर मू, वहीं क्यों खड़े हो, जल्दी जाकर उन्हें मारो। मू तियनबे गहरी सांस लेकर बोलता है, वो लड़की फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की सिया किंगयू है। युनचे अकेला होता तो मैं तुरंत उसे मार देता, पर अगर युनचे के साथ उसे भी मार दिया तो फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड को पता चल जाएगा। और अगर यह खबर फैल गई कि हेवनली स्पीयर थंडर फायर फोर्ट्रेस का फोर्ट मास्टर ने युनचे को यहां मार दिया, तो मैं दुनिया में कैसे मुंह दिखाऊंगा। फेन जुएचेंग गुस्से से बोलता है, तब दोनों को साथ में मार दो। जब सीक्रेट रेल्म बंद हो जाएगा यह सब राजा रहेगा। मेरे दूसरे भाई के मामले को मैं अपने ग्रेट एल्डर को समझा दूंगा। अगर तुमने उन्हें छोड़ दिया तो वैसे भी खबर फैल जाएगी कि तुम युनचे को मारना चाहते थे। और सोचो, जब वो फ्यूचर में पावरफुल बन गया तो तुम्हारे फोर्ट्रेस के दिन कौन से सुकून से गुजरने वाले हैं। अगर तुमने मना किया, फेन जुएचेंग की आवाज धमकी भरी हो जाती है, तो मैं अपने ग्रेट एल्डर को कुछ नहीं बताऊंगा, या फिर तुम मुझे भी मार दोगे। बर्निंग हेवन क्लैन तुमसे और भी ज्यादा नफरत करेगा। मू तियनबे का चेहरा अगली हो जाता है। आइस और स्नो उसके नीचे से उठती है और वो हॉक की तरह, यानी शिकारी पक्षी की तरह सिया किंगयू और युनचे के पीछे दौड़ पड़ता है। बर्फ का तूफान तेज है। युनचे मुश्किल से बोलता है, किंगयू तुम यहां क्यों आई। सिया किंगयू कुछ नहीं बोलती। शायद उसने सुना नहीं, या वो मू तियनबे के पीछा करने से इतनी परेशान है कि ध्यान नहीं हटाना चाहती। असल में युनचे के निकलते ही उसने चुपके से उसका पीछा किया था, क्योंकि उसे डर था कि युनचे को खतरा हो सकता है। बर्फ और हवा में वो आसानी से अपनी ओरा छुपा सकती थी, इसलिए न युनचे और न मू तियनबे उसकी मौजूदगी समझ पाए। उसने खुद को यह रीजन दिया था कि युनचे के जो चोट लगी थी वो उसकी वजह से थी, इसलिए उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी उसकी है। तभी युनचे की आंखें घूम जाती हैं। उसका सर बर्फ में लगता है और वो घिसटते हुए आइस में गिरता है। सिया किंगयू तुरंत रुकती है और पूछती है, तुम ठीक हो, जल्दी उठ जाओ, अगर मू तियनबे ने पकड़ लिया तो मुश्किल हो जाएगी। युनचे मुश्किल से उठ के बोलता है, किंगयू मेरी पत्नी, लगता है मेरी अंदर की चोट और बढ़ गई है। मैं अब भाग नहीं सकता, तुम छोड़ दो मुझे, चिंता मत करो, वो सिर्फ मुझे मारना चाहता है। तुम दूर चली जाओ तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। ऐसा कहने के साथ ही वो खांसने लगता है। सिया किंगयू घबरा के पीछे देखती है और बिना कुछ सोचे युनचे को अपने साथ पकड़ के उठाती है। मुझे पकड़ के रहो, इस एनवायरनमेंट में हम छुप सकते हैं। युनचे तुरंत उसकी स्लिम कमर को जोर से पकड़ता है। वो इतनी नाजुक लग रही थी, पर उसके शरीर से निकलता हुआ फ्रोजन क्लाउड का पावर एकदम ठंडा और शक्तिशाली लगता है। युनचे को वो एहसास इतना अच्छा लगता है कि वो छोड़ना नहीं चाहता। सिया किंगयू को पहली बार किसी लड़के का टच महसूस होता है। एक अजीब सा एहसास उसके दिल में आता है। वो अपनी फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का फुल पावर एक्टिवेट करके फ्रोजन फैंटेसी स्नो डांस मूवमेंट स्किल इस्तेमाल करती है और नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ एकदम तेज भागती है। मू तियनबे का गुस्से से भरा रोअर पीछे से सुनाई देता है, जूनियर्स कहां भाग रहे हो, मौत के लिए तैयार हो जाओ। सिया किंगयू पीछे देखती है और हैरान होती है कि मू तियनबे बर्फ के तूफान को चीर के उनके करीब आ रहा है। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी आती है। वो अपने हाथ में आइसी ब्लू लाइट बनाती है और आसपास के बर्फ को कंट्रोल करके मू तियनबे की तरफ भेजती है। बैंग! मू तियनबे आसानी से सारी बर्फ उड़ा देता है। उसका प्रोफाउंड स्ट्रेंथ यानी कल्टीवेशन स्काई प्रोफाउंड रेल्म के 5वें लेवल से भी ऊपर है। उसकी टोटल स्ट्रेंथ सिया किंगयू की टीचर चू यूली के बराबर लगती है। सिया किंगयू उसका सामना नहीं कर सकती। उसका फ्रोजन क्लाउड डोमेन भी उसके खिलाफ बेकार है। युनचे उसके कमर को पकड़ के रिलैक्स फील कर रहा था। कभी कभी उसका हाथ उसकी कमर पर रब करता है, लेकिन मू तियनबे का लगातार पीछा करने से उसका मूड खराब हो जाता है। वो गुस्से में धीरे से बोलता है, जैस्मिन उसे खत्म करो। तभी बैंग! मू तियनबे को लगता है
कि वो उनके करीब पहुंच गया है, पर अचानक उसका टकराव किसी इनविजिबल सख्त चीज से हो जाता है। वो चक्कर खा के घूमता है, फिर संभलता है और देखता है कि शाकिंग यू और युनचे गायब हो चुके हैं। उसके सामने हवा में एक छोटी सी लड़की तैर रही है, एक छोटी लाल रंग की प्रिंसेस ड्रेस पहनी हुई जैस्मिन। तूफान की बर्फ उसके आसपास घूमती है, पर उसके शरीर पर एक भी बर्फ का टुकड़ा नहीं लगता। मु तियनबेई उस लड़की को ब्लैंक नजर से देखता रहता है। उसका चेहरा इतना रिफाइंड और खूबसूरत है कि ब्लू विंड एम्पायर के सबसे अच्छे आर्टिजन्स भी ऐसी पोर्सलन डॉल नहीं बना सकते। लेकिन उसके छोटे और प्यारे चेहरे पर एक ठंडी, उम्र से परे ग्रिम एक्सप्रेशन है, जो उसकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल मैच नहीं खाती। वो अपनी बर्फ से भी ज्यादा नाजुक उंगली उठा के मु तियनबेई की तरफ पॉइंट करती है। उसकी आंखों में लाल खून सी रोशनी चमकती है। जैस्मिन धीरे से बोलती है, तुम मरना कैसे चाहते हो? अरे रुको, कहां जा रहे हो? अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस नोबेल को ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं, तो फिर दबाओ बटन लाइक का और करो सब्सक्राइब, क्योंकि अभी तो आपने युनचे के ठरकपन देखी ही नहीं, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है।